नमः। आज हम और आप विषय प्रसंग में आगे अर्थ प्रकृतियों का वर्णन पढ़ेंगे। कल बीते हुए समय में हमने और आपने कथा के आधिकारिक और प्रासंगिक स्वरूप का वर्णन पढ़ा था। कथा का आधिकारिक स्वरूप का वर्णन पढ़ा था और आज अभी पहले हम प्रसंग की बात करते हैं। प्रासंगिक कथा क्या होती है, किस प्रसंग के आधार पर प्रासंगिक कथा का निर्माण होता है, इस आशय से आचार्य धनंजय ने कहा है, प्रासंगिकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः। यस्य जिसका परार्थ के लिए ही संयोजन हो, जिस कथा वृत्त को परार्थ माने मूल कथा की मूल प्रयोजन के लिए ही गूंथा जाए, ऐसी कथा प्रासंगिक है। स्वार्थो प्रसंगतः, और स्वार्थवश उसका प्रसंगवश उसका स्वयं का भी स्वार्थ सिद्ध होता है। वह कथा वस्तु जो कि प्रधान कथा के उपकारक के रूप में कथा प्रसंग में प्रसंगवश आती है और साथ ही साथ उसका स्वयं का भी कोई प्रयोजन सहायक रूप से सिद्ध हो जाता है, तो ऐसी कथा वस्तु प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। यह प्रासंगिक कथा वस्तु मुख्य कथा के मुख्य नायक की प्रयोजन सिद्धि में सहायक के रूप में ही निबद्ध की जाती है। ऐसा ही उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने भी किया था। कारणात् फलयोगस्य वृत्त स्यात् अधिकारिकं तस्योपकरणार्थस्तु कीर्त्यते ह्यानुषंगिकं कवे प्रयत्नान्नेत्राणां भक्तानां ह्यानुषंगिकं कल्प्यते हि फलप्राप्ति समुत्कर्षात् फलस्य च। फल प्राप्ति के संयोजन से, फल प्राप्ति के संयोग के कारण से ही जो आधिकारिक इतिवृत्त रचा जाता है, उस आधिकारिक इतिवृत्त की परिपूर्ति के लिए जो उपकार के रूप में अन्य वृत्त आता है, वह आनुषंगिक है। कवि के प्रयास से, नायक के द्वारा, वक्ता इत्यादि के आश्रय से जो फल प्राप्ति के उत्कर्ष को प्राप्त पहुँचाने वाली कथा है, उसी को आनुषंगिक कथा कहते हैं। तो इस प्रकार से आनुषंगिक या प्रासंगिक कथा का दोनों ही आचार्यों ने, आचार्य भरत मुनि ने और दशरूपकार ने वर्णन किया है। इस प्रासंगिक कथा की दो शर्तें हैं। पहली ये कि ये मूल कथा के सहयोगी के रूप में ही आती है, और दूसरी शर्त ये कि इस मूल कथा के सहयोगी के रूप में होते हुए भी इसका कोई ना कोई अपना स्वार्थ भी सिद्ध होता है। रामायण में भगवान राम की मूल कथा है और रावण वध ही उनका प्रयोजन है। रावण वध के उद्देश्य से, रावण वध के कार्य में सहायक के रूप में सुग्रीव की कथा आती है, और सुग्रीव का भी एक कार्य, राज्य की प्राप्ति, बाली का वध यहाँ प्राप्त होता है। तो ये पताका भी है और ये आनुषंगिक कथा है, ये प्रासंगिक कथा है जो कि राम के उपकार के लिए आई है। पताका इस प्रासंगिक कथा के दो स्वरूप होते हैं, प्रकरी और पताका। जो प्रासंगिक कथा वस्तु मूल कथा के साथ बहुत दूर तक जाती है, वह प्रासंगिक कथा वस्तु है, क्योंकि आचार्य ने इसका लक्षण भी दिया है। सानुबंधम पताकाख्यम, जो अनुबंध सहित होती है, उसी को हम पताका कहते हैं।
जो अनुबंध सहित है, जो बड़ी दूर तक जाने वाली है, मूल कथा का अनुगमन करने वाली है, वह कथा पताका कहलाती है। प्रकरी चा प्रदेश भाग और प्रकरी नाम की जो आनुषंगिक कथा है, प्रासंगिक कथा है, वह केवल अपने क्षेत्र विशेष में स्थानीय होती है, क्षेत्र विशेष में आती है और नायक का उपकार करके वही शांत हो जाती है। सानुबंध का अर्थ है अनुबंध के जो सहित होती है, जो प्रधान नायक के साथ गौण रूप से पीछे पीछे बड़ी दूर तक चलती है, वही इतिवृत्त पताका है। और जो एक प्रदेश विशेष में ही सीमित होकर के रह जाती है, वह कथावृत्त प्रकरी है। प्रासंगिक इतिवृत्त कथा वस्तु के साथ साथ बहुत दूर तक चलता है, जैसे सुग्रीव का वृत्तांत किष्किंधा कांड से प्रारंभ होकर के राम राज्याभिषेक तक सुग्रीव का वृत्तांत राम का अनुगमन करता है, सहायक के रूप में साथ साथ चलता है। इसका नायक, पताका का नायक मुख्य नायक का उपकार करता होता है, उसके कार्य में सहयोगी के रूप में आता है। यथा सुग्रीव, किंतु प्रकरी स्थानीय होती है, वह आती है और शांत हो जाती है, जैसे शबरी की कथा। पताका का लक्षण आचार्य भरत ने करते हुए कहा है, यद वृत्तन्तु परार्थं स्यात् प्रधानस्योपकारकं प्रधानवच्च कल्पेत सा पताकेति कीर्तितः। जो मुख्य कथा, जो मुख्य वृत्तांत परार्थ के लिए ही आए और प्रधान की उपकारक हो, मूल कथा की नायक की उपकार करने वाली कथा हो, प्रधान के जैसी ही उपयोगी हो, वही पताका कहलाती है। क्योंकि यहाँ जो नायक होता है पताका का, वह भी मुख्य नायक के जैसे ही होता है, उसके गुणों से युक्त हुआ करता है। जबकि प्रकरी स्थानीय होती है, अनुबंध विहीन होती है। पताका सानुबंध है और प्रकरी अनुबंध विहीन, क्योंकि अनुबंध विहीनत्वात् प्रकरी विनिर्देशित। अनुबंध से जो रहित है वह प्रकरी कही जानी चाहिए। ये भी नायक के कार्य में सहयोग करने का कार्य करती है। आज पताका और प्रकरी दोनों ही आनुषंगिक या प्रासंगिक कथावृत्ति के भेद हैं। दोनों ही मूल कथा में सहयोगी के रूप में आते हैं, किंतु पताका और प्रकरी में यही अंतर है कि पताका मूल कथा के साथ साथ सानुबंध दूर तक अनुगमन कर जाती है और प्रकरी अपने स्थान विशेष पर ही रह जाती है। पताका के नायक जहाँ मूल नायक का सहयोग करते हैं, वहीं उनका स्वयं का भी जो उद्देश्य है वह परिपूर्णता को प्राप्त होता है। जबकि प्रकरी के नायक का कोई भी उद्देश्य नहीं होता, उसका कोई अपना व्यक्तिगत कार्य सिद्ध नहीं होता, वह केवल परार्थ के लिए ही वह मूल कथा के साथ संयोग को प्राप्त होता है। अब पताका के चित्रण के अनंतर पताका प्रकरी ये दोनों के दोनों प्रासंगिक कथा वस्तु हैं। इन प्रासंगिक कथा वस्तुओं के साथ साथ प्रसंगवश सानुबंधम अनुबंध अनुपसर्ग पूर्वक अनुबंधेन सहितम सानुबंधम, जो अनुबंध के सहित है, किसी शर्त के साथ रचाई जाती है।
क्योंकि सुग्रीव और राम की मैत्री सशर्त है। सुग्रीव राम के लिए सीता का अन्वेषण करेंगे और राम भी उनको बाली से किष्किंधा दिलाने का शर्त स्वीकार करते हैं। कोई अनुबंध होता है, कोई प्रयोजन होता है, जब तक वह कार्य सिद्ध नहीं होता तब तक पताका मूल कथा का अनुगमन करती है। यही सानुबंध का अर्थ है। मैडम, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने सानुबंध को क्लियर नहीं किया था। अच्छा हुआ आपने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। तो जो मूल कथा है, मूल कथा में जब पताका आती है तो वह सानुबंध आती है, और वह अनुबंध को यानी अपने एक उद्देश्य को जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक वह मूल नायक के साथ रहेगी। सुग्रीव राम के साथ जब तक सीता प्राप्ति नहीं हो जाती, रावण वध नहीं हो जाता, तब तक राम के साथ हैं, अपितु राज्याभिषेक तक साथ रहते हैं। और वहाँ सुग्रीव का भी अपना एक प्रयोजन है, राज्य की प्राप्ति, बाली का विनाश, तो वह भी वहाँ पूरा होता है। इसीलिए इसको सानुबंध कहा गया। जबकि प्रकृति में ऐसा कोई अनुबंधन नहीं होता। प्रकृति नायक को नायक से कोई फल नहीं चाहिए और ना ही नायक का उससे कोई विशेष अनुबंध होता है, किंतु फिर भी प्रकृति में आया हुआ जो पात्र है वह नायक के कार्य में सहयोगी बनता है। यथा जटायु, यथा शबरी। जटायु ने बताया सीता हरण राम के द्वारा, और सीता हरण रावण के द्वारा हुआ। राम को ये सूचना जटायु देते हैं और शबरी उन्हें बताती कि आप यहाँ से सुग्रीव के पास जाएं। तो ना यहाँ जटायु का कोई अपना प्रयोजन था, ना ही शबरी का कोई प्रयोजन है। इसलिए प्रकृति का जो पात्र होता है उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, वो निष्प्रयोजन ही मूल नायक का उपकार करने वाला होता है। और पताका का नायक शर्त सहित सानुबंध उस मूल नायक के साथ जुड़ करके दूर तक उसका अनुगमन करता है, और जब तक फल प्राप्ति नहीं होती तब तक वह नायक का साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए सानुबंध शब्द का संभवतः प्रयोग किया गया। अब क्योंकि पताका का वर्णन चल रहा था तो पताका के साथ ही एक स्थान आता है जिसे हम पताका स्थानक नाटक में कहते हैं। ये कहानी का एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है। पताका स्थानक कथा की वर्तमान स्थिति के साथ साथ भविष्य में घटित होने वाली घटना का भी जहाँ सूचना प्राप्त हो, ऐसे स्थान को पताका स्थानक कहते हैं। आचार्य धनंजय ने यहाँ पर पताका स्थानक का उल्लेख करते हुए कहा है, प्रस्तुतागंतु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम। वस्तुतः वस्तु में, कथा वस्तु में जो प्रस्तुत कथा चल रही है और आगंतु भावस्य जो भविष्य में घटित होने वाली कथा है, वह अन्योक्त सूचकम अन्योक्ति की सूचना से तुल्य संविधान विशेषणम अथवा तुल्य विशेषणों के संविधान से पताका स्थानक का निर्माण कर देती है। जो प्रस्तुत कथा है और भविष्य में घटित होने वाली जो कथा वस्तु है उसकी सूचना देने वाला पताका की जैसी, पताका अर्थात ध्वजा, जैसे ध्वजा बड़ी दूर से बता देती है कि कोई वहाँ मंदिर है, कोई वहाँ राजा है, ठीक ऐसे ही ये पताका स्थानक या पताका बड़ी दूर से हमें सूचना दे देती है। तो पताका स्थानक का दो प्रकार से निर्माण नाट्य शास्त्र में किया जाता है, रूपकों के निर्माण में किया जाता है, ऐसा आचार्य धनंजय का मानना है। जबकि आचार्य भरत मुनि ने और आचार्य दश साहित्य दर्पणकार ने पताका स्थानकों को 4 प्रकार का स्वीकार किया, किंतु यहाँ आचार्य धनंजय जी 2 ही प्रकार के पताका स्थानकों का मुख्यतया उल्लेख करते हैं। पहला अन्योक्ति से
दूसरा समासोक्ति से। वैसे उल्लेख यहाँ चारों का किंचित किया गया है, पर मुख्य संभवतः दो ही हैं, इसीलिए दो का उल्लेख अधिक प्रमुखता के साथ किया गया। जो प्रस्तुत घटना है और जो भविष्य में घटने वाली घटना है, उस घटना को जो जोड़ता है वही पताका स्थानक। तुल्य इतिवृत्त के कारण, एक जैसी कथा घटना हो जाने के कारण अथवा एक समान विशेषणों के कारण निर्मित होता है, और ये दो प्रकार से निर्मित होता है, एक अन्योक्ति से और दूसरा समासोक्ति के आधार पर। इसका उदाहरण आचार्य धनिक ने रत्नावली के आधार पर दिया। या तोस्मि पद्मनयने समयो ममैव स सुप्तामयैव भवति प्रतिबोधनीयां प्रत्यायनामयमतीव सरोरुहिण्याः सूर्योस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति। पद्मनयनी, हे कमल नयनी, या तो उसमें जा रहा हूँ, एस मम समय, ये मेरा समय है। सुप्ता भवती, सोई हुई आपको, मया एव प्रतिबोधनीया, मेरे द्वारा ही जगाया जाएगा, मेरे द्वारा ही प्रतिबोधित किया जाएगा। ऐसा सूर्य अस्तः, अस्त होता हुआ सूर्य, सरोरुहिण्या, कमलनियों के मस्तक पर, मस्तक निविष्ट कर, मस्तक पर अपने किरणों को रख करके, प्रत्यायनायमति, आश्वासन सा, करोति मने करा रहा है, आश्वासन दे रहा है। यहाँ इस रत्नावली नाटिका में यह श्लोक राजा उदयन ने विदूषक से कहा। सायंकाल का वर्णन है, किंतु यहाँ एक और सूर्य और कमलिनी का वर्णन है कि सूर्य कमलिनियों को भरोसा दिला रहा है कि सोई हुई आपको मैं ही जागृत करूँगा, मैं ही जगाऊँगा। वहीं राजा और रत्नावली का भी यहाँ पर मिलन का संकेत विद्यमान है, इसलिए अन्योक्ति के आधार पर प्रथम प्रकार का पताका स्थानक है। तुल्य विशेषण के आधार पर या समासोक्ति के आधार पर ये द्वितीय प्रकार का पताका स्थानक निर्मित होता है, जिसका उदाहरण भी रत्नावली नाटिका से ही आचार्य धनिक ने लिया है। उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचां प्रारब्धजं भाक्षणात् आयासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीरात्मनः अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन् कोपविपाटलद्युतिमुखं देव्यः करिष्याम्यहम्। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में उद्यानलता और समदना नारी के जो विशेषण हैं, वह विशेषण श्लेषमयी हैं, श्लेष से युक्त हैं। उद्दामोत्कलिका, अत्यधिक कलियों के विकसन से, अत्यधिक कलियों के निकलने से, विपाण्डुर रुचाम, कुछ किंचित धवल कांति वाली, प्रारब्ध जंभाक्षणाम, विकसन को प्राप्त होने के क्षण में, आबिरलई, निरंतर, आत्मनम, आतन्वती आत्मनम, अपने में विस्तार को प्राप्त करती हुई सी, अद्य आज, इमाम उद्यानलताम, इस उद्यानलता को, ध्रुवम निश्चय ही, अन्याम समदनाम नारीम, किसी अन्य समदना नारी के जैसी, क्योंकि उद्दामोत्कलिकाम, अत्यधिक उत्कंठा से भरी हुई, विपाण्डुर रुचाम, जिसकी कांति पीत पड़ रही है,
जिसकी कांति पीली हो रही है, प्रारब्ध जम्भा क्षणाम जम्हाई लेती हुई श्वसनोदगमयी श्वास प्रश्वास के कारण निरंतर अपने आप में ही आयास का अनुभव करती हुई अन्य समदना नारी को पश्चिम मन देखते हुए आज अहम मन में उदयन देव्या महारानी वासवदत्ता का को मुखम मन मुख कोप विपाटल द्युति क्रोध से लाल कांति वाला ऋष्यामी मन कर दूंगा। अब यहाँ पर आचार्य जो घटना है वह राजा का स्वगत है। ये कथन राजा अपने मन में उद्यान में विद्यमान लता को देखते हुए विचार कर रहा है कि लता इतनी अधिक कलियों से युक्त है, किंतु यहाँ भविष्य में होने वाले रत्नावली प्रसंग आकर के जुड़ जाता है। इसलिए यह पताका स्थानक द्वितीय प्रकार का पताका स्थानक है। पताका और प्रकरी के अनंतर अब हम और आप पताका स्थानक के अनंतर कथा की ओर पुनः चलते हैं। तो कथा के भेदोपभेद का वर्णन आचार्य धनंजय ने किया है कि प्रख्यात कथा वस्तु जो इतिहास पुराण इत्यादि में प्रसिद्ध है, जैसे उत्तर रामचरित की कथा, जैसे कृष्ण कथा, जैसे राम कथा, दिव्य मर्तादि भेदतः दिव्य मानव इत्यादि के भेद से पुनः 3 प्रकार की हो जाती है। इसी का उल्लेख पुनः आचार्य धनंजय ने तृतीय प्रकाश में भी किया है कि दिव्य कथा हो तो दिव्य हो करके, मनुष्य मानवीय कथा हो, मर्त्य कथा हो तो मनुष्य रूप में, और दिव्य हो तो किसी भी रूप में स्थापना होती है। इसी का उल्लेख आचार्य साहित्य दर्पणकार ने भी कहा है कि कथा 3 प्रकार की है, दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। दिव्य कथा श्री कृष्ण की कथा, विष्णु की कथा। अदिव्य कथा जैसे चारुदत्त की कथा, जैसे उदयन की कथा। दिव्यादिव्य कथा यानी जो दिव्य होते हुए भी मानवीय स्वरूप को प्राप्त हो जाए, वैसी नराभिमानी भगवान राम की कथा दिव्यादिव्य कथा है। तो इस प्रकार से इस कथा बंध के कई प्रकार के भेद प्रभेद हो जाते हैं। ये प्रख्यात है। प्रख्यात कथा वस्तु के भी कई भेद किए हैं आचार्यों ने। एक इतिहास पुराण इत्यादि में जो प्रसिद्ध है वह प्रख्यात कथा वस्तु, दूसरी वह जो बृहत कथा इत्यादि हमारी कथा साहित्य में प्राचीन काल से प्रचलित कथाएं हैं वह कथा वस्तु, और तीसरा वह जो लोक में प्रचलित हैं वह लोक कथा पर आधारित। तो इतिहास पुराण इत्यादि पर आधारित जैसे बेणी संहार की कथा, आपकी जो बृहत कथा इत्यादि से प्रसिद्धतम कथाओं का संकलन किया गया वह कथा, जैसे कादम्बरी नाटिका, और जो लोक में प्रसिद्ध कथा है जैसे राजा उदयन की कथा, रत्नावली इत्यादि। तो ये कथा वस्तुओं के अनंत भेद करने के अनंतर आचार्य धनंजय कार्य रूपी अर्थ प्रकृति का कार्य रूपी प्रयोजन का उद्देश्य लक्षण करते हैं। कार्यम त्रिवर्ग साधनम शुद्धमेकानेक कार्यम त्रिवर्ग तच्छुद्धमेकानेकानुबंधिचा। कार्यम त्रिवर्ग कार्य जो त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम रूपी त्रिवर्ग जो कार्य है, तत्शुद्धम वह शुद्ध रूप से हो, एक अनुबंध से हो या अनेक अनुबंध के आधार पर हो। वह जो नाट्य है वह नाटक का मूल प्रयोजन है। उस प्रयोजन उस
कथा का मूल प्रयोजन धर्म अर्थ काम ही है। अग्नि पुराण में भी कहा गया है, त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। नाट्य त्रिवर्ग का साधन होता है। कार्य का लक्षण आचार्य भरत मुनि ने कुछ इस प्रकार से कहा है, पर यद अधिकारिकं वस्तु सम्यक् प्राज्ञै प्रयुज्यते तदर्थे यस्समारम्भस्तत्कार्यं परिकीर्तितं यत्तेषां यस्य येनार्थो यतश्च गुण ईष्यते तत्प्रधानं तु कर्तव्यं गुणभूतान्यतः परम्। तो जो आधिकारिक कथा वस्तु है, आधिकारिक कथा वस्तु में जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए निरंतर कार्यरत हमारा नायक होता है, वह प्रयोजन की पूर्णता के लिए किए जाने वाले, प्रयोजन की पूर्णता को ले जाने वाला जो उद्देश्य है, उसी को कार्य समझना चाहिए, क्योंकि वह अर्थ प्रकृति पंचक आधिकारिक कथा वस्तु में जिन उद्योगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रारंभ से समाविष्ट किया जाता है, उनके लिए जो आवश्यक साधन समुदाय होता है, उसी को कार्य कहते हैं। यही हमारे आचार्य नंदवर्धन जी भी कहते हैं कि जो आपका त्रिविध फल है, धर्म अर्थ काम सुख दुख मूलक जो कथा वृत्त है, उसमें धर्म अर्थ काम इत्यादि इन तीनों में से त्रिवर्ग में शुद्ध रूप से कोई कार्य होना चाहिए, अथवा कोई एक अनुबंध हो अथवा अनेक अनुबंध हो, तो ये हमारा कार्य एकानुबंधी भी होता है, द्वयानुबंधी भी होता है और त्रयानुबंधी भी होता है। क्योंकि जो हमारा नायक है, धर्म की स्थापना के लिए भी कार्य कर सकता है, धर्म के साथ साथ अर्थ के लिए भी हो सकता है और मोक्ष के लिए, वो काम के लिए भी प्रयत्नशील हो सकता है। तो नाटक त्रिवर्ग का साधन है और उस कथा वस्तु के प्रयोजन में धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी कार्य अर्थ प्रकृति प्रयोजन भूत होती है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया। धर्मार्थ काम फला, धर्मार्थ काम ही फल हैं और वह शुद्ध रूप से एक अथवा अनेक रूप में उस नाटक में आ सकते हैं। पताका प्रकरी कार्य का वर्णन करने के अनंतर अब जो प्रथम हमारा अर्थ प्रकृति है, आचार्य उस प्रथम अर्थ प्रकृति की ओर आते हैं और कहते हैं, स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद् हेतु बीजम विस्तार अनेकधा। जो अत्यंत अल्प रूप से कहा जाए, प्रारंभ में जो अत्यंत अल्प रूप में संकेत रूप में हो, किंतु जिसके कारण से वह अनेक रूपों में विस्तार को प्राप्त हो कथा, वही बीज कहलाता है। इस थोड़ा सा दिखाई देने के कारण, स्तोकोद्दिष्ट थोड़ा सा दिखाई देने के कारण और कार्य का साधक होने के कारण आगे चल के अनेक प्रकार से विस्तार का हेतु होने से ये बीज के जैसा होता है, इसीलिए इसे बीज कहते हैं। जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति से सम्राट पद की प्राप्ति, अखंड सम्राट पद की प्राप्ति रूपी जो योगंधरायण का व्यापार है, वही इसका बीज है। और योगंधरायण के द्वारा कहा गया का संदेह, यहाँ कौन सा संदेह रह गया? अगर क्योंकि दीपाद अन्यस्मात्, दूसरे द्वीपों से आती हुई सागर के मध्य में विलीन हुई, पुनः अनुकूल भाग्य के कारण प्राप्त हुई हो जाने के कारण अब कोई संदेह नहीं रह गया, निश्चय ही हमारे सम्राट, हमारा राजा उदयन सम्राट पद को प्राप्त करेगा। अथवा जैसे कि बेणी संहार नाटक में कहा गया है, द्रौपदी के केसों के संयमन का जो कारण है, भीम के क्रोध से युक्त
जो युधिष्ठिर का उत्साह है वह बीज का कार्य करता है। चंचल भुज भ्रमित चंड गदाघात है ना। तो ये बीज कथा में आगे चल कर के कई प्रकार से विस्तार को प्राप्त होता है। स्वल्प रूप में कहा गया बीज उस कथा वृत्त में अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे एक बीज बपन करें तो अंकुरण के बाद उसमें पल्लव शाखा प्रशाखाओं का निर्माण होता है, ऐसे ही ये बीज हमारी कथा वस्तु में फैलता चला जाता है और कार्य पर जाकर के परिपूर्ण होता है। बीज के अनंतर अब की चर्चा। आवांतराथ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम। आवांतर प्रयोजनों के विच्छेद हो जाने पर, आवांतर कार्यों के समाप्त हो जाने पर भी जो मूल के सातत्य का कारक होता है, जो मूल के सतत सत्ता का कारक होता है, उसी को बिंदु कहते हैं। जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने भी कहा है, प्रयोजनानां विच्छेदे यद विच्छेद कारणम यावत् समाप्तिर्बंधस्य सा बिंदु परिकीर्तते। प्रयोजनानां विच्छेदे, आवांतर प्रयोजनों के विच्छेद हो जाने पर भी यद अविच्छेद कारण, जो अविच्छेद का कारण है, जो मूल कथा में विच्छेद का कारक नहीं हो सकता, केवल आवांतर जो कार्य थे वही शांत होते हैं, तो यद समाप्तिर्बंधस्य, जो समाप्ति पर्यंत रहता है, मूल कथा जो समाप्ति पर्यंत चलती है वह बनी रहती है, तो वही स्थान बिंदु कहलाता है। यह बिंदु जैसे जल में एक तेल बिंदु विस्तीर्ण हो जाता है, फैल जाता है, ठीक वैसे ही ये बिंदु है। बिंदु आवांतर कार्यों की समाप्ति पर भी मूल कथा में अविच्छेद का सदैव कारक रहता है। यथा रत्नावली नाटिका में मदन पूजा अनंग पूजन की परिसमाप्ति पर आवांतर कार्य का विच्छेद हो गया, कार्य समाप्त हो गया और उसके अनंतर लौट वहाँ पर उदयनस्येन्दोर्वोद्वीक्षते है, उदयन रूपी चंद्रमा को देखिए। उसको सुनकर के जो सागरिका का कथन है, श्रुत्वा कथम एष सा उदयन नरेंद्रो यस्याहं तातेन दत्ता। क्या यही वह राजा उदयन है जिसके लिए पिताजी ने मुझको दिया था? तो रत्नावली नाटिका के प्रथम अंक में अनंग पूजा रूपी जो कार्य प्रवृत्त हो रहा है वह कार्य समाप्त हो जाता है और तदनंतर उसके अनंतर उद्यन रूपी चंद्रमा को देखिए से पुनः हम मूल कथा को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी नायिका है उसमें इस कथन के साथ उत्कंठा की भावना जाग जाती है, तो मूल कथा पुनः अग्रसर होने लगती है, इसीलिए इसे बिंदु कहा गया है। यहाँ आचार्य धनंजय ने अर्थ प्रकृतियों के क्रम में विपर्य कर लिया, क्योंकि आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा के प्रसंग से पताका प्रकरी के आ जाने के अनंतर फिर उन्होंने कार्य का चित्रण कर दिया, कार्य नामक अर्थ प्रकृति का वर्णन किया, तदनंतर बीज और बिंदु को बताया। अब सार रूप में पांचों अर्थ प्रकृतियों को, कथा के प्रयोजनों को स्पष्ट रूप से कहते हैं। बीज बिंदु पताकाख्या प्रकरी कार्य लक्षणः अर्थ प्रकृतयः पंचा ता एता परिकीर्ततः। बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य और लक्षण, बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य,
ये 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ इस प्रकार से कही गई हैं। तो ये अर्थ प्रकृतियाँ ही प्रयोजन सिद्धि का कारक हैं। कथा में विद्यमान जो नायक का प्रयोजन है उसकी सिद्धि का, कथा की संपूर्णता का कारक होती है। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, इनका सन्निवेश किया गया। यद्यपि यहाँ पर जो अर्थ प्रकृति है, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन से लिया है, और प्रकृति का अर्थ हेतु या कारण, उपाय बताया गया है। भोजराज के अनुसार कथा के शरीर को ही अर्थ कहते हैं। जो कथा का शरीर है वही अर्थ है, और जो प्रकृति है वह कारण है। अभिनव भारती में भी कहा गया है, अर्थ फलम तस्य प्रकृतया उपायः फल हेतवा इति अर्थ प्रकृति। जो अर्थ फलम, अर्थ ही फल है, और तस् प्रकृतया उपाया, उसकी प्रकृति ही उपाय है, फल हेतवा। किंतु यहाँ पर अर्थ प्रकृतियों में कार्य का भी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य का भी ग्रहण किया गया है, और कार्य का अर्थ प्रयोजन या फल नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ विद्वान लोग प्रश्न उठा। तो यहाँ पर ये जो कार्य है, यह है उस संपूर्णता का द्योतक है, जो बीज से प्रारंभ हुई प्रक्रिया है, उसका संपूर्णता का बोधक है कार्य। यहाँ यौगिक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और कार्य यौगिक अर्थ के रूप में प्रयोजन का सूचक है, और वहीं यह कार्य रूढ़ अर्थ में की दृष्टि से भी प्रयोजन का ही सूचक है, क्योंकि कार्य शब्द हेतु भी है और हेतु मत भी। क्रियते यत्तत् कार्यम, कृति का जो कर्म है वही कार्य होता है। तो यहाँ पर जो कर्म कारक है और जो कारक कारण होता है वही कार्य के रूप में संपन्न होता है। अतः यह यौगिक शब्द है कार्य, और यह उसी पदार्थ का सूचक है। कार्य का यौगिक अर्थ इस प्रकार से आचार्य धनिक धनंजय ने प्रयोजन सिद्धि हेतवः, क्योंकि ये अर्थ प्रकृतियाँ प्रयोजन की सिद्धि का कारण हैं, लिख करके इस अर्थ प्रकृति को पूर्ण किया। मैं भी आज आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज मुझे अपने वक्तव्य से संतोष नहीं है। क्षमा के साथ मैं पुनः कल अच्छे से आने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।